अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन। ये यूनिट 1 का ही टॉपिक है और चैप्टर नंबर 4 से है। पंजाब टेक्स्ट बुक में रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन की डिटेल बहुत कम दी गई है। ये बल्कि टॉपिक एज सच थ्योरी में मौजूद नहीं है, बल्कि येलो बॉक्स में लिखा हुआ है। पेज नंबर 47 है, चैप्टर नंबर 4 है। वहाँ पर येलो बॉक्स में जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है बस उतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करने की जो एबिलिटी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो उस इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन पावर कहलाती है। अब रेजोल्यूशन पावर की कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो बुक में गिवन है, वो आप लोग याद रखेंगे। ये एक तरफ इंस्ट्रूमेंट का नेम लिख दिया गया है और दूसरी तरफ रेजोल्यूशन पावर की वैल्यूज़ और उनका कंपैरिजन लिख दिया गया है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर 1 मिलीमीटर है। अब ये 1 मिलीमीटर जो वैल्यू है ये पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है, वरना अगर आप लोगों ने फेडरल की बुक पढ़ी है तो वहाँ पर 0.1 मिलीमीटर लिखी है। तो लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यूएचएस के टेस्ट के लिए आपको पंजाब टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है, तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर 1 मिलीमीटर ही करेंगे। हाँ, आप इस मैग्नीफिकेशन पावर को इन्हेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मैग्नीफाइंग लेंसेज। नंबर 2, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर है 2 माइक्रोन मीटर। और अगर इसको कंपेयर किया जाए ह्यूमन आई के साथ तो ह्यूमन आई से ये तकरीबन 500 टाइम्स ग्रेटर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर ह्यूमन आई की निस्बत 500 टाइम्स ग्रेटर है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 2 to 4 एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो ये 500 टाइम्स है देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स रेजोल्यूशन पावर। और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए ह्यूमन आई से तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर ह्यूमन आई की निस्बत 2,50,000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट ही हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन। व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? इसकी डेफिनेशन आपको पता ही होगी। द अपेरेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन। अपेरेंट इंक्रीज यानी एक्चुअल में साइज इंक्रीज नहीं कर रहा, एक्चुअल में स्लाइड पर जो स्पेसिमन है उसका साइज वही रहेगा, सिर्फ लेंसेज की वजह से हमें जो नज़र आएगा तो वो बड़ा इमेज नज़र आएगा। तो इसलिए हम कह देते हैं द अपेरेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर अगर मालूम करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? M स्टैंड्स फॉर मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ओक्यूलर लेंस मल्टीप्लाई विद मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ओक्यूलर लेंस कौन सा है? जो कि आई पीस में लगा हुआ है। माइक्रोस्कोप का वो पार्ट जहां पर आप आई से देखते हैं उसको आई पीस कहा जाता है, और वहां पे जो लेंस है उसको ओक्यूलर लेंस कहा जाता है। इसी तरह से माइक्रोस्कोप का एक स्टेज है जहां पर आप स्लाइड प्लेस करते हैं और उस स्टेज के ऊपर 3 लेंसेज लगे होते हैं जिनको रोटेट करके आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो जो स्टेज के ऊपर 3 लेंसेज लगे हुए हैं उन लेंसेज को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम ओक्यूलर लेंसेज यूज कर रहे हैं 10x पावर का, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हम यूज कर रहे हैं 20x का। तो अगर हम इन दोनों की पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन दैट इज इक्वल टू 200। और इसी तरह से ओक्यूलर लेंस की पावर अगर 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने चेंज कर दिया है 40x पावर का यूज कर रहा हूं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर 400 हो जाएगी। जी, तो बस इतना ही गिवन है पंजाब टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, माइटोकॉन्ड्रिया भी सिम्बायोटिक इन ओरिजिन था और क्लोरोप्लास्ट भी सिम्बायोटिक इन ओरिजिन है। ये बात आप लोगों ने सेकेंड ईयर में एंडोसिम्बायोट थ्योरी में पढ़ी है, चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन में।
माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ है बैक्टीरियम से और क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व हुआ है सियानोबैक्टीरियम से। क्लोरोप्लास्ट वेरी इन शेप एंड साइज, इसकी शेप सेल टू सेल वेरी करेगी, साइज सेल टू सेल वेरी करेगा और इसके डायमीटर की रेंज कितनी है 4 to 6 माइक्रोन मीटर। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर दी गई है जिसमें आपको वाज़े तौर पर दो मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ थी लेकिन इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं थी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन भी स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन भी स्मूथ है। इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर आपको रेड कलर में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से बुक में क्लोरोप्लास्ट के लिए एक टर्म यूज की गई है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब यह है कि जब क्लोरोप्लास्ट को अंडर माइक्रोस्कोप विजुअलाइज किया जाता है तो हमें दो डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो फ्लूइड नज़र आता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं और एक इस तरह के थाइलेकॉइड्स या ग्रेना नज़र आते हैं। तो इस वजह से बुक में इसके लिए हेट्रोजीनियस की टर्म यूज़ की गई है। अब ये रेड कलर में काफ़ी ज़्यादा आपको क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इसमें से हमने एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई कर लिया है और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इस एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलेकॉइड कहेंगे। इस एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? थाइलेकॉइड कहेंगे। और थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर तमाम तर पिगमेंट्स मौजूद होंगे। फोटोसिस्टम, बायोएनर्जेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स इज कॉल्ड एज फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों बेसिकली थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहरहाल टॉपिक में सिर्फ क्लोरोफिल की बात हुई है, तो क्लोरोफिल अगर आपसे पूछा जाए कि थाइलेकॉइड में कहाँ मौजूद है तो आप कहेंगे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर मौजूद है, थाइलेकॉइड ल्यूमन में मौजूद नहीं है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे जो क्लोरोफिल मौजूद है ये ग्रीन पिगमेंट है, सभी को पता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है और वेरी इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से। क्लोरोफिल का डिटेल स्ट्रक्चर आपने बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा हुआ है, वो भी जब यूनिट आएगा तो उस यूनिट में भी हम डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल का एक हेड होता है जिसको हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं। पोरफायरिन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद हो तो वो क्लोरोफिल का हेड है, और अगर पोरफायरिन रिंग के सेंटर में आयरन मौजूद हो तो वो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट है। तो ये आयरन और मैग्नीशियम का डिफरेंस आप याद रखेंगे। वैसे आपको पता है कि क्लोरोफिल का काम लाइट एब्जॉर्ब करना और हीमोग्लोबिन का काम गैसेस की ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। जी, तो ये था थाइलेकॉइड। अब थाइलेकॉइड आप देख रहे हैं डिस्क्रीटली अलग अलग से मौजूद नहीं है, बल्कि थाइलेकॉइड्स ने आपस में पाइल अप होकर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको हम ग्रेनम कहते हैं। यहाँ पर लेबल कर दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा थाइलेकॉइड आपस में मिलकर पाइल अप होकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेनम। प्लूरल ग्रेना कह देंगे। एक ग्रेनम में अप्रॉक्सीमेटली कितने थाइलेकॉइड हो सकते हैं? 40 to 50 थाइलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ग्रेनम। और ये डिफरेंट जो ग्रेना हैं ये आपस में अटैच हैं। ब्लू कलर से लाइंस लगाई गई हैं, ये लाइंस शो कर रही हैं उन स्ट्रक्चर्स को जिसके ज़रिए से ये डिफरेंट ग्रेना आपस में अटैच हैं, और इनको इंटर ग्रेनम कहा गया है, यानी इंटर मीन्स इन बिटवीन। तो ग्रेना के दरमियान जो स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको आपस में अटैच कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटर ग्रेनम और इंटर ग्रेना। ये याद रहे नॉन ग्रीन पार्ट हैं, इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है। उसके बाद अगर हम फ्लूइड की बात करें तो ये ग्रेना के बाहर फ्लूइड ने इसको सराउंड किया हुआ है। इस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम इसके लिए मैट्रिक्स की टर्म भी यूज़ करते हैं। तो अगर कहीं मैट्रिक्स की टर्म यूज़ हो तो परेशान नहीं होना, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स दोनों की टर्म यूज़ की जाती है। स्ट्रोमा के बारे में एक बात याद रखेंगे, ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम। ज्यादातर वॉल्यूम क्लोरोप्लास्ट का किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? स्ट्रोमा ने। नंबर 2, स्ट्रोमा में 70s राइबोसोम्स मौजूद हैं। 70s राइबोसोम कैसे मौजूद हैं? क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट सियानोबैक्टीरियम से इवॉल्व हुआ है, तो जो राइबोसोम सियानोबैक्टीरियम में है 70s वही क्लोरोप्लास्ट में है।
फिर इसी तरह से जैसा डीएनए सियानोबैक्टीरियम का है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसी तरह का सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद है। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा। अगर फंक्शंस की बात करें तो स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन जिसमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगी, जिसको आप कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। तो स्ट्रोमा में क्या होना है, डार्क रिएक्शन होना है। डार्क रिएक्शन के और भी बहुत से नाम हैं। इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, इसको C3 पाथवे भी कहा जाता है, लेकिन इसकी डिटेल हम अगेन बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। और लाइट रिएक्शन कहाँ पर है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर अगेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर है, क्लोरोफिल भी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व है। लाइट रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और फोटो का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की मौजूदगी में एटीपी का बनना, दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन या फोटोफॉस्फोराइलेशन ये कहाँ पर होगा, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर होगा। ये फंक्शंस आप लोगों ने याद रखने हैं। और सबसे एंड में इसके लिए भी वही दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज़ की गई थी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है एंड नंबर 2 सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्यों, वही रीज़न है कि इसके पास अपने राइबोसोम हैं, अपना डीएनए है, ये खुद से रेप्लिकेट हो सकता है, लेकिन सिर्फ सेल के अंदर रेप्लिकेट होगा, सेल के बाहर ये रेप्लिकेट नहीं होगा, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहा जाएगा जी। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है अगेन, और ये बेसिक कंपोनेंट है सेल का। अब न्यूक्लियस जो है ये एक्ट करता है एज ए ब्रेन ऑफ सेल, और इसकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है और इर्रेगुलर भी हो सकती है। स्फेरिकल तो सभी को पता है, इर्रेगुलर का मतलब क्या है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक में ब्लड के टॉपिक में ये बात पढ़ी थी कि जो न्यूट्रोफिल हैं, इओजिनोफिल हैं, बेसोफिल हैं, उनके न्यूक्लियाई लोब्ड होते हैं। किसी की 2 लोब्स हैं, किसी की 3 लोब्स हैं, किसी की 4 हैं, किसी की 5 हैं। तो यानी कि न्यूक्लियस इर्रेगुलर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल। और यहाँ पर ऊपर ये 4 ऑप्शंस लिखी गई हैं, मोनोन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट और ए न्यूक्लिएट, ये 4 लिखी गई हैं। मोनोन्यूक्लिएट मीन ऐसा सेल जिसमें एक न्यूक्लियस मौजूद है, बाईन्यूक्लिएट मीन ऐसा सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई मौजूद हैं, मल्टी में मैनी, और ए न्यूक्लिएट विदाउट न्यूक्लियस। इन तीनों चारों की एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं, वही बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पूछ ले एम्फीबियंस आरबीसी और एवियंस आरबीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ज्यादातर बच्चे इसको ए न्यूक्लिएट टिक कर देते हैं, ये बात गलत है। एवियंस आरबीसी या एम्फीबियंस आरबीसी का आंसर होगा मोनोन्यूक्लिएट, क्योंकि जो आप लोगों ने बात पढ़ी हुई है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात सिर्फ मैमल्स के लिए है कि मैमेलियन आरबीसी लैक न्यूक्लियस, लेकिन जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके ब्लड में जो आरबीसीज मौजूद हैं, उन आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है और सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इसलिए जब एवियन आरबीसी या किसी फ्रॉग के आरबीसी की बात होगी या किसी रेप्टाइल के आरबीसी की बात होगी तो आप आंसर करेंगे मोनोन्यूक्लिएट। हाँ, अगर मैमेलियन आरबीसी की बात हो जाए, ह्यूमन बीइंग के आरबीसी की बात हो जाए, तब आप आंसर करेंगे ए न्यूक्लिएट, तब आप आंसर करेंगे ए न्यूक्लिएट। नेक्स्ट आ जाते हैं बाईन्यूक्लिएट पे, 2 न्यूक्लियाई। तो पैरामीशियम इसकी एग्जांपल है, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। कुछ फंजाई के हाइफी ऐसे हैं जो कि बाईन्यूक्लिएट होते हैं, तो वो भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। मल्टी न्यूक्लिएट में एग्जांपल आप पढ़कर आए हैं स्केलेटल मसल्स की, कि एक स्केलेटल मसल सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हैं, तो वो एग्जांपल है मल्टी न्यूक्लिएट की।
नेक्स्ट चलते हैं जी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे। तो जो सबसे बाहर डबल मेम्ब्रेन मौजूद है उसके लिए एनवेलप की टर्म यूज की जाती है। तो न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, नंबर 1 इज आउटर मेम्ब्रेन एंड नंबर 2 इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस है। आउटर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है और ये राइबोसोम्स भी बियर करती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअसली मौजूद होगा ऐसे। अब जो राइबोसोम्स हैं वो इसकी सरफेस पे मौजूद होंगे। तो राइबोसोम एक तरफ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अटैच है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन से भी अटैच है। तो याद रहे कि न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं और वो कॉन्टिन्यूअस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। उसके बाद है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ये जो इनसाइड है तो जाहिर सी बात है इसने न्यूक्लियोप्लाज्म को अपने अंदर इंक्लोज किया हुआ है। इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होगा। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जहां पर आपस में मिलती हैं, लेट्स सपोज अगर ये यहां पर आपस में मिल जाएं, फ्यूज हो जाएं, तो एक पोर बन जाएगा जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। ये एक रास्ता बन गया है जिससे मॉलिक्यूल्स इनसाइड भी जा सकते हैं और मॉलिक्यूल्स आउटसाइड भी आ सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप में। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स हैं। न्यूक्लियर पोर्स का जो नंबर है वो वेरी करता है सेल टू सेल। फॉर एग्जाम्पल जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियर पोर्स ज़्यादा होंगे और जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियर पोर्स कम होंगे। ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल एग सेल है या जाइगोट है, इसको हम अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कहेंगे क्योंकि इसने लेटर ऑन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डिफ्रेंशिएट होके तमाम बॉडी के सेल्स बनाने हैं। लीवर के सेल्स भी इसी से बनने हैं, पेंक्रियाज के बीटा सेल भी इसी से बनने हैं, पेंक्रियाज के अल्फा सेल भी इसी से बनने हैं, आई के सेल्स जिन्होंने लाइट रिसीव करनी है वो भी जाइगोट के सेल से ही बनने हैं। तो यानी कि इन्होंने डिफ्रेंशिएट होना है अभी, तो इस वजह से इनको बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में एक्स सेल लिख दिया गया है। और डिफ्रेंशिएटेड सेल्स वो होते हैं जो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, उन्होंने अब आगे जाकर अपने ही जैसे सेल्स बनाने हैं, कोई और डिफ्रेंशिएटेड सेल नहीं बनाना है। तो इसलिए उनको फिर हम ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड सेल कह देते हैं। उसमें एग्जाम्पल लिख दी गई है रेड ब्लड सेल की। अब अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के न्यूक्लियस में यानी एग सेल के न्यूक्लियस में कितने पोर्स हैं? 30,000 पोर्स हैं पर न्यूक्लियस। और रेड ब्लड सेल के न्यूक्लियस में सिर्फ 3 to 4 पोर्स हैं पर न्यूक्लियस। तो यहाँ पर भी आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो गई जो आपने पढ़ा हुआ था कि आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। भाई अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर ये पोर्स कहाँ से आए? तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी वर्टिब्रेट्स में आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। और इसीलिए आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस आरबीसी में न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूक्लियर पोर सिर्फ 3 to 4 होंगे। क्लियर है? ओके हो गया। अब ये न्यूक्लियर पोर्स मैंने आपको बताया कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है। छोटा सा एक एमसीक्यू देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास मैसेंजर आरएनए, बीटा ऑप्शन है डीएनटीपीज न्यूक्लियोटाइड्स यानी के, चार्ली ऑप्शन है हेलिकेज, और डेल्टा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज। और स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और सब्सटेंस
ऑलवेज मूव फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो हमेशा न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर साइटोप्लाज्म में मूव करता है? तो ऑब्वियसली आंसर होगा मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए ने न्यूक्लियस के अंदर बनना है और बनने के बाद इसने बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाना है। जबकि डीएनटीपीज जो हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जिससे डीएनए बनता है, उन डीएनटीपीज ने बाहर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है। हेलिकेज प्रोटीन है तो इसने साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होकर न्यूक्लियस में आना है ताकि डीएनए रेप्लिकेशन कर सके। फिर इसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जिसने साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के प्रोसेस से सिंथेसाइज होना है और न्यूक्लियस में आना है। तो सिर्फ मैसेंजर आरएनए ही वो ऑप्शन है जो हमेशा न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में मूव करेगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, न्यूक्लियस का जो एनवेलप है आउटर, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एनवेलप के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डार्कली स्टेन बॉडी हमें नजर आती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। याद रहे, न्यूक्लियोलस को हम अलग से ऑर्गेनेली कंसीडर नहीं करते बिकॉज न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो न्यूक्लियोलस कोई अलग से हिस्सा नहीं है, बस सिंपल न्यूक्लियस का ही पार्ट है। न्यूक्लियस का वो हिस्सा जो कि ज़्यादा स्टेन हो चुका है, डार्कली स्टेन हो चुका है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। और न्यूक्लियोलस के दो पार्ट्स लिखे हुए हैं बुक में, नंबर 1 आउटर एंड नंबर 2 इनर। आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस इज ग्रैन्युलर एंड इनर पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस इज फिब्रिलर। ग्रैन्युलर क्यों? ग्रैन्युलर का मतलब है दानेदार। तो इसके अंदर आउटर पार्ट में राइबोसोमल सब यूनिट्स के प्रीकर्सर्स मौजूद होते हैं और हम पहले ही पढ़ चुके हैं राइबोसोम के टॉपिक में कि राइबोसोम्स आर टिनी ग्रैन्यूल्स। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से ये एरिया हमें ग्रैन्युलर नजर आता है। और जबकि इनर पार्ट हमें फिब्रिलर नजर आता है। फिब्रिलर का मतलब है धागे की तरह का, थ्रेड लाइक। तो ये थ्रेड लाइक हमें नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोमल डीएनए मौजूद है और राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। राइबोसोमल आरएनए तो आप सबको पता है जिसने राइबोसोम बनाने में हिस्सा लेना है। राइबोसोमल डीएनए का मतलब है डीएनए का वो हिस्सा जिसने राइबोसोम को कोड करना है या राइबोसोम बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद होनी है, उसको राइबोसोमल डीएनए कह देंगे। अब इनकी प्रेजेंस की वजह से इनर पार्ट फिब्रिलर है। और न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? राइबोसोम सिंथेसाइज करना, तो इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है। अच्छा, न्यूक्लियोलस के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मौजूद है? क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है। क्रोमेटिन मटेरियल 40% डीएनए और 60% हिस्टोन्स प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन्स पर पॉजिटिव चार्ज है। इसकी ज़्यादा डिटेल हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर में, कि पूरा क्रोमोसोम बनता कैसे है, पैकिंग कैसे होती है। यहाँ पर जस्ट याद रखें, डीएनए कैरी नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। 40% डीएनए, 60% हिस्टोन्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म क्रोमेटिन मटेरियल। और ये क्रोमेटिन मटेरियल हमें सिर्फ नॉन डिवाइडिंग सेल में नजर आएगा, क्योंकि जब सेल में डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू होता है और ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर क्रोमोसोम की शेप की बात की जाए तो बुक में लिखा हुआ है, अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स। और ये 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हैं। कौन से पॉइंट से? सेंट्रोमेयर से, या कह लें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से। और इस सेंट्रोमेयर वाले पॉइंट पर 2 प्रोटीन्स ड्रॉ की गई हैं, आपको नजर आ रही हैं। दीज आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर प्रोटीन्स, जो कि माइटोसिस में रोल प्ले करती हैं। क्रोमोसोम का नंबर आपको पता है स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। हर स्पीशी में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। हनी बी में जो है वो 32 क्रोमोसोम्स हैं। और इसी तरह से फ्रॉग में 26 हैं, रैट में 40 हैं, और अनियन में 16 हैं, चिंपैंजी में 48 हैं, पोटैटो में भी 48 हैं। ये एक मरतबा बुक से देख लीजिएगा, वैल्यूज़ रिकन्फर्म कर लीजिएगा बेशक। और ये क्रोमोसोम्स पेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं, यानी कि अगर 46 क्रोमोसोम है हमारे सेल में तो 23 पेयर्स होंगे। इसकी ज़्यादा डिटेल हम सेल साइकिल वाले चैप्टर में देखेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं और पेयरिंग वगैरह ये कैसे होती है। ये सेल साइकिल में जो है वो डिस्कस
किया जाएगा। और एक बात याद रखेंगे, सोमैटिक सेल में जिस तरह 46 क्रोमोसोम है, तो जो स्पर्म सेल है या सेक्स सेल्स हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के सोमैटिक सेल में अगर 46 हैं तो स्पर्म या एक्स सेल में 23 हो जाएंगे। ठीक है।